हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी, जीआईसी, जीजीआईसी प्रवक्ता की जो नई वैकेंसीज आई हैं समाजशास्त्र की, उसके पाठ्यक्रम से संबंधित लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें बात करेंगे मैक्स वेबर के सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले मैक्स वेबर के कई पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आज बात करेंगे मैक्स वेबर का नौकरशाही के सिद्धांत का तथा अर्थ निरूपण की विधि की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं। मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत को पहले से जानते हैं कि नौकरशाही का अर्थ क्या होता है। तो नौकरशाही, जो कि ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा ब्यूरोक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लिखने की मेज या डेस्क। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ उस सरकार से है जिसके कर्मचारी केवल कार्यालय में बैठ के कार्य करते हैं। तो ये बताया गया है कि नौकरशाही का क्या अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन आधुनिक युग में यह शब्द, जो नौकरशाही शब्द है, ये अपयश का प्रतीक बन गया है। क्यों? क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग करने लगे हैं, ठीक है। इसी संबंध में नौकरशाही के इस आधुनिक अर्थ के संदर्भ में जॉन ए बेग ने कहा है कि नौकरशाही का अर्थ बदनामी और विकृति के कारण घोटाला, स्वेच्छाचारिता, अपयश, कार्यालय की कार्रवाई तथा तानाशाही होकर रह गया है। कभी कभी इसका जो प्रयोग था, नौकरशाही का प्रयोग एक अच्छे भाव से किया जाता था, लेकिन जिसमें जो होता था नौकरशाही का प्रयोग ऐसे व्यक्ति से होता था जो अपने अनुभव, ज्ञान व उत्तरदायित्व के लिए प्रसिद्ध होते थे। लेकिन आज इसका जो नौकरशाही का स्वरूप क्या हो गया है, वो अपयश के रूप में हो गया है और घोटाला या तानाशाही होकर रह गया है। तो अगर बात करें कि नौकरशाही जो होता है वो एक ऐसा संगठन है जो संगठित रूप से बहुत से कार्य करता है और जिसके प्रभाव से सभी थर्राते हैं। या अगर संक्षेप में बात करें कि नौकरशाही क्या होता है, तो नौकरशाही का अर्थ है सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित शासन प्रणाली। तो अगर कोई एक शब्द में पूछे कि नौकरशाही क्या है, तो नौकरशाही वो है जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित एक शासन प्रणाली होती है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि जो जैसे लोकतंत्र व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उसमें जो है नौकरशाही जो होती है वो रीढ़ की हड्डी के समान एक भूमिका निभाती है। अब बात करें कि नौकरशाही की परिभाषाएं, तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की दो रूप में परिभाषा बताई है, एक कानूनी सत्ता के रूप में और एक संगठन के रूप में। तो पहले जानते हैं कानूनी सत्ता के रूप में। तो इस रूप में नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित अव्यक्तित्व व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने की औपचारिक वैधता हो। तो ये कानूनी हो गया, ठीक है। तथा एक संगठन के रूप में, तो संगठन के रूप में नौकरशाही एक संस्थानबद्ध संगठन है जिसकी रचना तार्किक ढंग से बहुत से ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के समीकरण के लिए की गई है जो बहुत बड़े स्तर पर प्रशासनिक दायित्व व संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। तो कानूनी सत्ता मतलब एक कानून के दायरे में रहकर जो व्यक्ति को कार्य करता है वो भी एक नौकरशाही कही जाएगी। दूसरा संगठन, तो एक बहुत बड़े संगठन के रूप में तार्किक ढंग से कार्यों को करने का भी नौकरशाही कहेंगे। आई होप नौकरशाही क्या होता है समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नौकरशाही के क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि वो उससे पता चलेगा कि ये नौकरशाही व्यवस्था है। तो सबसे पहला जो लक्षण होगा कि कार्य क्षेत्र की जो होगी निश्चितता होगी। तो कार्य क्षेत्र की निश्चितता की बात की जाएगी। अगर इसमें बात किया जाए कि क्या होता है, तो इसमें जो नौकरशाही व्यवस्था का आधार होगा वो एक निश्चित कार्यक्षेत्र से संबंधित होता है। मतलब एक निश्चित कार्यक्षेत्र होगा, वहाँ जाके लोग कार्य करते हैं और उसके दायरे में ही रह के कार्य करते हैं। तो पहली तो ये सामान्य लक्षण होना चाहिए नौकरशाही में। दूसरा, सरकारी कार्यों में गोपनीयता होनी चाहिए। तो गोपनीयता का मतलब होगा इस व्यवस्था में जो नौकरशाही लोग होते हैं उन्हें यह शपथ दिलाई जाती है या उनसे ये आशा की जाती है कि जो भी इस सरकारी विषयों के या सरकारी कार्य करेंगे उन्हें उन सरकारी विषयों को गुप्त रखेंगे। इसका प्रमुख कारण ये होगी क्योंकि अगर गोपनीयता भंग होती है तो राष्ट्र या समाज दोनों को हानि हो सकती है, इसलिए सरकारी कार्यों को गोपनीयता होगी। तीसरी जो लक्षण की बात की गई है कि नियुक्ति का आधार पदक्रम होना चाहिए। मतलब नौकरशाही में जो होता है, इसमें जो होता है पदक्रम के अनुसार नियुक्ति होती है। जैसे ऊपर से नीचे के क्रम के अनुसार में लोग होते हैं। नीचे का जो अधिकारी होगा वो अपने
उच्च अधिकारियों के आदेशों को मानने के लिए एक तरह से उस उत्तरदायी होगा कि अपने ऊपर से और उससे जो नीचे होंगे, मतलब एक पद के अनुसार सब लोग एक दूसरे का आदेश मानते हुए कार्य को करेंगे। चौथा बताया गया है कार्य की नियमबद्धता। तो इसमें जो होगा कार्य जो होंगे वो किसी न किसी नियम से बंधे होंगे और नियमों के अनुसार ही कार्यों को किया जाएगा। पांचवी बात की गई विशेष संगठन के रूप में कार्य होना चाहिए। तो हर किसी चीज़ों का एक संगठन होता है, कोई भी कार्य करवाना है तो हर किसी का एक अलग अलग संगठन है, उसमें जाकर के हम कार्य कराते हैं। कार्यों में अंतर होता है, तो कार्यों में अंतर का मतलब होगा कि इसमें सभी के जो कार्य होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे क्लर्क का अलग कार्य होगा, उसके अलावा जो अधिकारी होंगे उनके अलग कार्य होंगे, तो कार्यों में अंतर देखने को मिलता है। फिर सिद्धांत और व्यवहार में भी अंतर होगा, क्योंकि जिस तरह से कार्यों में अंतर होगा उसी तरह से उनके सिद्धांत व उनके व्यवहार में अंतर होगा। आठवीं बात की गई है नौकरशाही के समान लक्षण में कि आधिकारिक रिकॉर्ड। तो जो भी कार्य किया जाता है इसमें मौखिक रूप को महत्व ना देके इसमें लिखित रूप को महत्व दिया जाता है, मतलब आधिकारिक रिकॉर्ड रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कि नौकरशाही के जो अंतर्गत है आधिकारिक रिकॉर्ड को उचित ढंग से रखा जाता है। संगठन के निर्णयों और गतिविधियों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और भावी संदर्भ में सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कोई भी कार्य कराने जाते हैं तो हम वहाँ पे जाएंगे तो हम जैसे कोई ज़मीन का भी अपने देखना है तो हमारे पूर्वज जो होंगे उनके भी बारे में पता चल जाता है कि ये लोग थे। तो ये भावी रिकॉर्ड इसीलिए रखा जाता है, आधिकारिक रिकॉर्ड इसीलिए रखा जाता है कि कभी भी कोई भी काम पढ़ सकता है। ठीक है। और नवा बात की जो की गई है अव्यक्तित्व संबंध। तो इसमें जो है नौकरशाही के अंतर्गत कर्मचारियों के जो मध्य संबंध होंगे वो अव्यक्तित्व होंगे। कार्यालय की स्थिति व्यक्तिगत संबंधों, भावनाओं, अनुभूतियों से मुक्त होती है। तो इसमें जो भी कार्य किए जाएंगे वो व्यक्ति के जो भावनाएं एक दूसरे के प्रति हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के जो नियम है, जो उनके कार्य करने का क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत कार्यों को माना जाएगा। अब बात करते हैं नौकरशाही के क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है। तो पहला कार्य होता है परामर्श देना। तो कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसका यही कार्य होगा कि जो भी जनता अगर किसी भी परामर्श को मांग रही है तो वो उसको सही सही परामर्श दें। तो पहला तो ये कार्य होगा। दूसरा, नियोजन की रूपरेखा बनाना। तो जो भी सरकारी कर्मचारी या नौकरशाही होंगे वो किसी भी नियोजन के लिए एक रूपरेखा को तैयार करेंगे और उसी के नियम के अंदर रह करके कार्यों को संपन्न करेंगे। तीसरा कार्य क्या होगा? उत्पादन करना। तो जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नौकरशाही या लोक सेवक महत्वपूर्ण दायित्व पूरा करते हैं, उनका प्रत्येक कार्य एक उत्पादन सेवा या एक उपलब्धि के रूप में दृष्टिगोचर होना चाहिए। तो ये कार्य होता है। और चौथा जो कार्य होगा वो आदर्शों को व्यवहारिक रूप देना। तो जो भी इनके जो कार्य होंगे वो ऐसा होना चाहिए जो कि समूचा प्रस्तुतिकरण जो होगी वो समाज, राष्ट्र, प्रशासन के आदर्शों को सजीव आधार प्रस्तुत कर सके। तो इनका कार्य जो भी होगा वो आदर्शों को व्यवहारिक रूप देने का होगा। ये कार्य हो गए सरकारी कर्मचारी या नौकरशाही के, बताए हैं मैक्स वेबर ने। अब जानते हैं नौकरशाही के प्रमुख अकार्य या दोष क्या क्या होंगे। तो पहला दोष की जो बात की गई है, जनता की इच्छाओं या मांगों की अवहेलना करना। जनता को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से वो जनता की जो भी इच्छाएं मांग होती हैं उनकी अवहेलना करते हैं और अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। और दूसरा जो इनका दोष है वो लाल फीताशाही। तो नौकरशाही का सबसे बड़ा जो दोष होगा ये लाल फीताशाही है। इसका जो तात्पर्य यह होगा कि प्रत्येक कार्य का संपादन करने के लिए एक निश्चित पद्धति अपनाई जाती है, भले ही ऐसा करने में चाहे जितना पैसा या समय नष्ट हो। ठीक है। तो नौकरशाही कार्य करने में किसी न किसी प्रकार का रोड़ा अटका देते हैं ये जो लाल फीताशाही होते हैं। तीसरी बात की गई अधिकारियों की संख्या में वृद्धि। तो जब अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होती है तो इस आधार पे पर्किंस ने एक अनुसंधान किया और उसके आधार पे बताया कि अधिकारियों की जो संख्या होती है वो प्रतिवर्ष 15.75% की वृद्धि हो जाती है, जिसका जो बोझ अगर होगा वो क्या करेगा? जनता पे करों के रूप में पड़ता है। तो एक तरह से ये दोष बताया। और चौथा बताया अधिकारियों की शक्ति वृद्धि की भावना। तो सभी अधिकारी जो होते हैं अपनी जो शक्तियाँ होती हैं उनमें वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होता है एक गलत तरीके से कार्यों को करते हैं।
पांचवा जो दोष बताया ये विभागीकरण या साम्राज्य तो सभी, जैसे कि अब अभी जो अगर वर्तमान में लोकतंत्र में देखें तो सारे विभाग अलग अलग हो गए और सभी के कार्य अलग अलग हो गए। तो सभी जो विभाग हैं अपने कार्यों को या अपने विभाग को सर्वोच्च मानने के लिए या अपने विभाग को ही सब कुछ मानते हैं। तो इस तरह से ये एक दोष पैदा हो गया है। छठी बात की गई पुरानी परम प्रथाओं से प्रेम या रूढ़वादिता। तो ये जो बात की गई है तो मतलब जो नए जो भी नियम हैं उन सब चीज़ों को वो लोग ना मान के जो पुराने चल रहे हैं उसी के आधार पे चलते हैं सरकारी कर्मचारी, ठीक है। और प्रजातंत्र के कहीं ना कहीं ये विरोधी हो गए हैं। क्योंकि सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, अपनी विलासिता में लोग जी रहे हैं जैसे सरकारी कर्मचारी, तो कार्यों को तो ये एक तरह से लोकतंत्र का क्या विरोध कर रहे हैं। और श्रेष्ठता की भावना, तो सभी लोग सरकारी जो भी कर्मचारी बन जाता है वो अपने आप को क्या कर श्रेष्ठ समझने लगता है। तो ये जो श्रेष्ठता की भावना है ये कहीं ना कहीं नौकरशाही के दोष को प्रस्तुत करती है और निरंकुशता का प्रदर्शन। तो ये था नौकरशाही के दोष। अब बात करेंगे कि नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना। नौकरशाही का सिद्धांत कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, तो उसके आधार पर आलोचनात्मक अगर इनका देखें तो नौकरशाही के अध्ययन तथा विवेचना में मैक्स वेबर को पथ प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विद्वानों द्वारा उनके विचारों की पर्याप्त आलोचनाएं प्रस्तुत की गई हैं जो कि निम्न है। पहली बात की गई है, मैक्स वेबर नौकरशाही की व्यवस्था का एक आदर्श रूप मानता है, ठीक है। उन्होंने क्या नौकरशाही को एक आदर्श रूप माना है, जबकि नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं होता है अगर देखा जाए, लेकिन इन्होंने क्या माना है, नौकरशाही को एक आदर्श का रूप माना है। दूसरी आलोचना की गई है कि वेबर के विचार उपकल्पना के रूप में हैं, उनका कोई गणवेशनात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो इन्होंने जो जो नौकरशाही में बातें की हैं, चाहे वो दोष हो, चाहे वो कार्य हो या सामान्य लक्षण दिए हैं, वो सब अनेक आलोचकों का मानना है कि उनकी एक उपकल्पना है, कोई इसकी गणवेशना का आधार नहीं है। तीसरी बात की गई है, वेबर मानव विज्ञान व्यक्ति के अनौपचारिक संबंध तथा औपचारिक प्रभाव को कोई भी ध्यान नहीं देता है। और चौथी बात की गई है, वेबर ने नौकरशाही में पूर्णतः औपचारिक स्वरूप का अध्ययन किया है तथा सामाजिक घटनाओं व अनौपचारिक संबंधों को प्रसंगवश मान के छोड़ दिया है। तो इसमें बात किया गया है कि नौकरशाही जो है पूरी तरह से क्या औपचारिक होती है, जबकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी कुछ सामाजिक घटनाओं या अनौपचारिक रूप से भी संबंधित होते हैं, लेकिन इन्होंने इसको छोड़ दिया है, जबकि ये किसी भी संगठन के सुचारू कार्य संचालन के लिए अति आवश्यक है। तो अगर इन आलोचना को देखें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नौकरशाही के अध्ययन में वेबर का आदित्य स्थान है। इनकी प्रतिभा को स्वीकार करते हुए कॉल्स जे फेडरिक ने इन्हें अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशाएं खोलने वाला बताया है। तो इन्होंने कुछ आलोचनाएं जरूर हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने नौकरशाही के बारे में बताया कि सरकारी कर्मचारी नौकरशाही किस तरह कार्य करते हैं, किस तरह उनके दोष होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों को बात किया। उस आधार पर कॉल्स जे फेडरिक ने बोला है कि इन्हें अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशाएं खोलने वाला बताया गया है। अब बात करें निर्वाचनात्मक बोध की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ वर्सहैटन। तो वर्सहैटन शब्द जो है वो जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोध या समझ। तो बोध या समझ मतलब एक ऐसी समझ जिसमें दूसरों को समझाया जा सके, ठीक है, दूसरों को जो समझाया जा सके उसे ही निर्वाचनात्मक बोध होता है। मतलब जो हम जो चीज़ें सोच रहे हैं वैसा ही वो दूसरा भी सोच रहा हो, उसे उसकी बात की गई है, ठीक है। वर्स्टन का हिंदी अर्थ निर्वाचनात्मक बोध या अर्थ निरूपण विधि होता है, ठीक है। और इस सिद्धांत को बोधगम्यता सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चाहे वर्स्टन लिख के आए, अर्थ निर्वाचनात्मक बोध लिख के आए, अर्थ निरूपण विधि लिख के आए या बोधगम्यता का सिद्धांत लिख के आए, ये मैक्स वेबर का एक ही सिद्धांत के बारे में बात करती है, जिसमें वेबर का मत है कि मनुष्य के जो आचरण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। प्रथम प्रकार के आचरण का जो उद्देश्य होगा वो बहुत ही स्पष्ट होता है, जिससे उसे समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कभी कदार होते हैं कुछ ऐसे आचरण होंगे जो दूर से देख के हर कोई समझ लेगा कि ऐसा ये कर रहा है, ठीक है। दूसरे प्रकार के आचरण जो होते हैं वो अत्यंत गहन और सूक्ष्म होते हैं और इस आचरण को रिफ्लेक्स एक्शन कहा गया है, ठीक है। और वेबर का निर्वाचनात्मक बोध का सिद्धांत एक ऐसी विश्लेषण की रचना करता है जिसमें मनुष्य के आचरण को समाज के संदर्भ में देखकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इसमें जो विश्लेषण किया जाएगा वो मनुष्य के जैसे आचरण है उसको देखकर ही निष्कर्ष निकाला जाता है और इसमें दो प्रकार के आचरण होते हैं। अब जो इन्होंने भेद बताया है वेबर ने, तो इसमें निर्वाचनात्मक बोध के इन्होंने दो भेद बताए हैं। एक वास्तविक बोधगम्यता जिसे एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे और दूसरी व्याख्यात्मक बोधगम्यता बोलेंगे।
तो पहली जो बोधगम्यता है वास्तविक बोधगम्यता एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो होगा नित्य प्रति दिन के जो अनुभव के आधार पर केवल तथ्यों को देखने से स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है, वो होगी वास्तविक बोधगम्यता। जबकि व्याख्यात्मक बोधगम्यता में उन प्रयोजनों को तथ्यों को समझना होता है जो विशेष प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नहीं होते अपितु समस्या बने रहते हैं, तो उन्हें समझना होता है। जैसे कि वास्तविक बोधगम्यता तो समझ में आ गया कि जो चीज़ें अनुभव के आधार पर हम केवल तथ्यों को देख के समझ लेते हैं वो वास्तविक बोधगम्यता होगी। और जो व्याख्यात्मक बोधगम्यता होती है वो सूक्ष्म रूप से उसका गहन अध्ययन करने पे उसे समझे, तब भी वो कहीं ना कहीं समस्या बने रहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में देखें, जैसे एक मुसलमान जब मस्जिद में जाता है तो जूता बाहर उतारकर टोपी लगाकर मस्जिद में प्रवेश करता है। वहीं जब सिख गुरुद्वारे में जाने से पूर्व जूता उतारकर पैर धोकर और पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में प्रवेश करता है। एक ईसाई चर्च में बिना जूता उतारे अंदर प्रवेश करता है तथा ईसा मसीह के सामने जब भी जूता पहने रहता है तो अपनी टोपी व हैट उतार कर हाथ में ले लेता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इन तीनों धर्मों में व्यक्ति के जो व्यवहार व का ढंग है वो अलग अलग है, परंतु उद्देश्य एक ही है, पवित्र स्थान का सम्मान करना। तो वास्तविक बोधगम्यता के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको निर्वाचनात्मक बोध की अवधारणा और नौकरशाही का सिद्धांत समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।